जय हिंद। आज हम लोग समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में समाज सुधार आंदोलन से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिर ये समाज सुधार आंदोलन क्यों लाना पड़ा, आखिर क्या आवश्यकता पड़ा भाई कि हमारे देश में ये सब आंदोलन को लाना पड़ा। तो क्या है ना कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर लोगों को शोषण किया जाता था और जाति के भी आधार पर लोगों को शोषण किया जाता था, और बोले तो लिंग के भी आधार पर लोगों को शोषण किया जाता था, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और ये सब कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज सुधार आंदोलन लाना पड़ा। अब देखिएगा, आज हम लोग राजा राम मोहन राय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि समाज सुधार आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है। अब देखिएगा, राजा राम मोहन राय को नए युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है भारतीय पूर्ण जागरण का जनक और नए युग का अग्रदूत। देखिएगा, यहाँ पे है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड डलहौजी भारत के एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने हड़प का नीति अपनाए थे। अब देखिएगा, ये राजा राम मोहन राय है। तो फिर यहाँ फिर से एक बार देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत का निर्माता कौन है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता कौन है, तब आपको बोलना है राजा राम मोहन राय। लेकिन ये पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो जब गवर्नर जनरल बड़े लगे ना, तब हमें बोलना है लॉर्ड डलहौजी। ऐसे देखिएगा, राजा राम मोहन राय की जन्म की बात किया जाए, इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के राधानगर गांव में हुआ था। इनका पिता का नाम रमाकांत था। इनके पिता का नाम क्या था? रमाकांत। अब देखिएगा, राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए ना, तो राजा राम मोहन राय जैसे कोई भी बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी माता पिता का ये सोच होता है कि बच्चे को पढ़ाया जाए। तो राजा राम मोहन राय पटना में शिक्षा ग्रहण किए थे। तो ये पटना में अरबी और फारसी का शिक्षा ग्रहण किए थे, अरबी और फारसी का। राजा राम मोहन राय पटना में अरबी और फारसी का शिक्षा ग्रहण किए थे, और बनारस में संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किए थे, और संस्कृत के साथ साथ वेद और उपनिषद भी पढ़े थे। तो ये तो संस्कृत में था, ये वेद और उपनिषद भी पढ़े थे। जब ये 15 वर्ष के हुए ना, जब ये राजा राम मोहन राय 15 वर्ष के हुए, तो इन्हें अरबी भाषा का भी नॉलेज हो गया, फारसी भाषा का भी एक अच्छे जानकार थे, और संस्कृत का भी एक अच्छे जानकार थे। और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, तो बांग्ला भाषा तो इनकी मातृभाषा थी। तो बांग्ला भाषा का भी एक अच्छे खासे जानकार थे। तो राजा राम मोहन राय 15 वर्ष के ही अवस्था में अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा और बांग्ला भाषा, ये सब के अच्छे खासे जानकार हो गए। अच्छा खासा इनको मतलब नॉलेज हो गया इस भाषा का। जब ये 17 वर्ष के हुए तो ये मूर्ति पूजा का विरोध किए। मूर्ति पूजा का यानी इनको कहना था कि भगवान एक होता है, भगवान जो है ना
वो एक है और इसे अलग अलग रूपों में पूजना उचित नहीं। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी ईश्वर एक है। लोगों ने इनका विरोध भी किया। जब ये एकेश्वरवाद को सपोर्ट किए तो ये लोगों ने इनको विरोध किया कि आदमी हिंदू धर्म का समर्थन नहीं करता, ये हिंदू धर्म का विरोधी है। तब राजा राम मोहन राय ने उपनिषद, वेद और उपनिषद को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि ये बंगाल के रहने वाले थे तो विरोध तो बंगाली में होगा इनका ना। तो ये वेद और उपनिषद को बांग्ला भाषा में अनुवाद किए और उसमें ये प्रूफ किए, ये साबित किए कि प्राचीन वेद और उपनिषद में भी एकेश्वरवाद को समर्थन किया गया है। यानी वेद और उपनिषद में भी ये माना गया है कि ईश्वर एक है, यानी एकेश्वरवाद को माना गया है। तो हम तो उसी को समर्थन कर रहे हैं भाई। और आजकल जो नए नए लोग हैं ना, इसे बढ़ा रहे हैं। तो ये लोगों को समझाने के लिए कि भाई एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है, लोगों को समझाने के लिए जब लोग इनका बात नहीं माना तो वेद और उपनिषद को ही इस बांग्ला भाषा में अनुवाद करके ये प्रूफ किए कि प्राचीन ग्रंथ भी एकेश्वरवाद को समर्थन करता है। देखिएगा, हर व्यक्ति को अपना फैमिली चलाने के लिए रोजगार तो करना ही पड़ता है। तो राजा राम मोहन राय ने 1805 ईस्वी में बंगाल में या बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। जैसे राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति भी उतना मतलब अच्छा नहीं था कि ये पैसे या हर चीज़ से मतलब कि सुखी संपन्न थे। तो इनको खुद की फैमिली चलाने के लिए, खुद का पॉकेट मनी के लिए या खुद की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए इन्होंने 1805 ईस्वी में नौकरी की। ये 1805 ईस्वी में नौकरी किए थे बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी था, वहीं पे नौकरी ज्वाइन किया 1805 ईस्वी में। ये नौकरी करना शुरू किए। इसी क्रम में देखिएगा इन्होंने एक ग्रंथ लिखे थे। इनके द्वारा रचित ये प्रथम ग्रंथ था जिनका नाम है तुहफात उल मुवाहिदीन। इनका रचना इन्होंने 1805 ईस्वी में किया था और ये फारसी भाषा में किए थे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पहला ग्रंथ कौन है? तुहफात उल मुवाहिदीन। इसका रचना 1805 ईस्वी में फारसी भाषा में किए थे, जिसको आगे चलकर इसी को हिंदी में अनुवाद किया गया और इसका नाम था एकेश्वरवादियों के नाम उपहार। राजा राम मोहन राय का कहना था कि ये समाज के जो रूढ़िवादी टाइप के जो लोग हैं वो समाज का उत्थान नहीं कर रहे हैं। ये समाज के जो रूढ़िवादी टाइप के जो लोग हैं वो समाज को उत्थान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो समाज को और बर्बाद कर रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन राय को कहना था कि जिस समाज में महिलाएं अशिक्षित हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, वो समाज कभी नहीं विकास कर सकता है, कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। और हिंदू धर्म के जो समाज है इसमें महिलाओं को शिक्षित रखा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहना था कि हिंदू धर्म के जो समाज है उसमें महिलाओं को शिक्षित रखा जाता है, बाल विवाह है और सती प्रथा है। अगर ये तीनों रहेगा ना तो कभी भी हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हिंदू धर्म आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले ये महिलाओं को शिक्षित बनाए। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बंगाल में आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसमें राजा राम मोहन राय 1805 ईस्वी में नौकरी करना शुरू किए थे, लेकिन इन्हें नौकरी में मतलब जो नौकरी कर रहे थे तो शायद इनका मन वहाँ नहीं लग रहा था।
और ये 1814 ईस्वी में अपना नौकरी छोड़ दिए। 1814 ईस्वी में नौकरी छोड़ दिए। तो राजा राम मोहन राय ने बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना शुरू किया था 1805 ईस्वी में, और अपनी नौकरी छोड़ा 1814 ईस्वी में। और ये नौकरी छोड़कर चले गए हैं कोलकाता। ये नौकरी छोड़ के कहाँ चले गए? कोलकाता। ऐसे देखिएगा, कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता है। कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता है। कलकत्ता, कलकत्ता है। तो पहले इसका नाम कलकत्ता था। ये 2001 में कोलकाता हुआ है। 2001 में ये कलकत्ता बोल से कोलकाता बोलिए, ये हुगली नदी के तट पे है। तो राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते थे, और यहाँ ये 1814 ईस्वी में अपना नौकरी छोड़कर चले गए कोलकाता, और ये समाज की सेवा करने में लग गए, यानी समाज की सेवा करने के अथक प्रयास किए। और इन्होंने एक आत्मीय सभा का स्थापना की। आत्मीय सभा का स्थापना अगर पूछा जाए तो 1815 होगा, और ये आत्मीय सभा का स्थापना कोलकाता में की, क्योंकि गए थे कोलकाता। और इसका संस्थापक खुद राजा राम मोहन राय थे। इसका उद्देश्य था जनता की सेवा करना, यानी समाज की सेवा करना। उसके बाद इन्होंने अगले साल 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी का स्थापना की। ये राजा राम मोहन राय वेदांत सोसाइटी का स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांत सोसाइटी का स्थापना कब हुआ, तो 1816 ईस्वी में हुआ था, और कौन किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को पता था कि समाज में जो भेदभाव होता है, इसे खत्म करने के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन्होंने बड़े बड़े स्कूल खोलने का प्रयास किए, बड़े बड़े कॉलेज खोलने का प्रयास किए, लेकिन इनसे उस समय हो नहीं पाया था। और ये राजा राम मोहन राय डेविड हेयर को बोले कि आप भारत में कुछ कॉलेज खुलवाइए जिससे लोग शिक्षित हो। तो भारत में एक कॉलेज खुला जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, और डेविड हेयर ने किया है। लेकिन यह डेविड हेयर किसके सहयोग से किया? तो वह है राजा राम मोहन राय। ये डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। लेकिन राजा राम मोहन राय का विचार था कि इस कॉलेज में भारतीय भाषा में पढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इस कॉलेज में तो अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती थी। राजा राम मोहन राय का विचार था कि भारत के से संबंधित विषय पढ़ाया जाए, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, या आपका भौतिक विज्ञान हो गया, ये सब की शिक्षा हो। लेकिन यहाँ तो दांते और दांते और रूसो जैसे यूरोपियन दार्शनिक का दर्शन, यानी उनकी विचार को पढ़ाया जाता था। तो शायद कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय को लगा कि जिस उम्मीद से, शायद इनको लगा कि जिस उम्मीद से हम इन्हें सहयोग किए और सपोर्ट किए, शायद वैसा ये यहाँ हो नहीं रहा है। और इन्होंने एक अपने तरफ से, यानी अपने हिसाब से एक कॉलेज की स्थापना करवाएं, जिसका नाम रखा वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुआ। ये किए थे कोलकाता में, और खुद इसके संस्थापक थे। तो कभी पूछा जाए कि वेदांत कॉलेज का स्थापना कब हुआ, तो 1825 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। और किसने किया? राजा राम मोहन राय। इस वेदांत कॉलेज में भारतीय भाषा में पढ़ाई होती थी। भारत की कल्चर के बारे में बताया जाता था। इसमें भौतिकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती